अब सुनना यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट, दैट इज इंट्रावीनस रूट। इंट्रा मतलब विद इन, द वीनस मतलब वीन, मतलब जब हम ड्रग्स को डायरेक्टली वेन में इंजेक्ट करते हैं और वो ड्रग जो है ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है, उसको हम इंट्रावीनस रूट बोलते हैं। मतलब कि ड्रग या फिर डोजेज फॉर्म जो है उसको हम जब वेन में डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं, ये वेन है, इसमें जब हम डायरेक्टली नीडल को इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे ये जो वेन है ये सुपरफिशियल वेन होती है। मतलब जैसे हमारी हैंड्स में वेन होती हैं या फोर आर्म में जो वेन्स होती हैं हमारी, बेसिलिक वेन्स, फैलिक वेन वगैरह, वो मैं पढ़ा दूंगा। तो उन वेन्स में जब हम डायरेक्टली ड्रग्स को इंजेक्ट करते हैं और इन ड्रग्स की बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है, क्योंकि ड्रग जो है डायरेक्टली जो है ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है। अब इसके क्या एडवांटेजेस हैं समझ आ गया। यहाँ पे ड्रग्स को जब हम डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं वेन्स में और ये ड्रग जो है डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में चली जाती हैं, उसको हम आईवी रूट बोलते हैं या फिर इंट्रावीनस रूट बोलते हैं। ठीक है, अब इसका जो है, अब इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला, इसका फास्टेस्ट एक्शन होता है। क्या होता है? फास्टेस्ट एक्शन होता है। मतलब क्योंकि जो ड्रग होता है वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, और जब ब्लड स्ट्रीम में ड्रग चला गया, यही तो हमारा काम होता है। देखो फॉर एग्जांपल ऑरली जब हम कोई भी ड्रग देते हैं, उसको पहले जाना पड़ता है, माउथ में रखते हैं, देन उसके बाद ईसोफेगस में चला जाता है, देन उसके बाद स्टमक में, देन इंटेस्टाइन्स में, देन उसके बाद वो कुछ ड्रग जो है वो लिवर में चला जाता है, उसमें तोड़ फोड़ होती है, उसके बाद वो ब्लड स्ट्रीम, देखो कितना चलना पड़ता है। तो वहाँ पे इफेक्ट कब आएगा? बहुत देर से आएगा। लेकिन यहाँ पे ड्रग जो है डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है, तो यहाँ पे इफेक्ट जो है फास्ट होता है, तो फास्टेस्ट इफेक्ट होता है। जैसे आपने सुना होगा जो एड्रेनलिन जब हम एमरजेंसी में यूज़ करते हैं ताकि हार्ट अटैक जो है वो प्रिवेंट हो सके, विद इन सेकेंड जो एड्रेनलिन होता है वो हार्ट अटैक को प्रिवेंट करता है, विद इन सेकेंड उसका इफेक्ट आता है। दैट इज़ वो रूट जो है, वो ड्रग जो है वो किस रूट के थ्रू दिया जाता है? आईवी रूट के थ्रू। ठीक है, बायो अवेलेबिलिटी इसके 100% होती है। बायो अवेलेबिलिटी मतलब क्या है? जितनी ड्रग दी उतनी एब्जॉर्ब हुई, जितनी ड्रग दी हम, जब हम ड्रग देते हैं, जितनी हम ड्रग देते हैं आईवी रूट के थ्रू, उतनी वो एब्जॉर्ब होती है। दैट इज बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो इसका 100% होता है, क्योंकि जब हम बोलते हैं, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं बायो अवेलेबिलिटी को, ब्लड स्ट्रीम में कितनी ड्रग जा रही है, मतलब इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो वो क्या है? वो क्या? बायो अवेलेबिलिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्टली सारी ड्रग जो है किस में डाली जाती है? ब्लड स्ट्रीम में। तो इफेक्टिवनेस कितनी होगी? 100% होगी। बायो अवेलेबिलिटी कितनी होगी? 100% होगी। तो जैसे और रूट हो गया, उसमें कुछ लॉस होता भी है, बट आईवी रूट में जो है पूरी ड्रग यूटिलाइज होती है, कोई भी लॉस नहीं होता, इसीलिए बायो अवेलेबिलिटी जो है वो 100% होती है इस ड्रग के। नाउ सूटेबल फॉर इमरजेंसीज, क्यों सूटेबल फॉर इमरजेंसी से क्यों होगा? क्योंकि मैंने पहले ही कहा, पेशेंट जो है अगर अनकॉन्शियस होता है, ऑलरेडी हम उसको ड्रग नहीं देता, वो पॉसिबल नहीं होता। लेकिन आईवी से चूंकि तुरंत इफेक्ट भी होता है और अनकॉन्शियस पेशेंट को कोई काम खुद ड्रग नहीं लेना पड़ता, वो ले भी नहीं सकता, तो आईवी रूट उसके लिए जो है इमरजेंसी में यूज़ होता है, और अनकॉन्शियस पेशेंट में भी आराम से हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। से फॉर एग्जांपल जो डोपामिन हम यूज़ करते हैं शॉक कंडीशन में, जो कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है, तो वो किस रूट के थ्रू हम देते हैं? वो भी आईवी रूट के थ्रू हम देते हैं। ठीक है, मतलब कि ये इमरजेंसी में एज मतलब इंपॉर्टेंट रूट होता है हमारे पास इमरजेंसी में। लार्ज वॉल्यूम जो है वो हम दे सकते हैं, लार्ज वॉल्यूम ड्रग्स का, जैसे हमारे पास होता है डिहाइड्रेशन में जो है आईवी फ्लूइड, जैसे NS हो गया, नॉर्मल सलाइन, RL हो गया, रिंगल, लैक्टेट, ये सब दिए जाते हैं बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए। तो वो हम किस रूट के थ्रू दे सकते हैं? आईवी रूट के। इरिटेंट ड्रग जो है वो हम इसके थ्रू सेफली दे सकते हैं। कुछ ड्रग्स जो है ऐसे होते हैं जो IM या फिर SC मतलब सबक्यूटेनियस रूट से देना सेफ नहीं होता, तो वो भी सबसे पहला रिस्क होता है इन्फेक्शन का। किसका रिस्क होता है? क्योंकि अगर एसेप्टिक टेक्निक फॉलो नहीं किया है ना, तो फेलिबाइटिस मतलब वेन में इन्फ्लेमेशन हो सकती है, या फिर ब्लड स्ट्रीम में अगर ये जो है इन्फेक्शन हुआ तो सेप्सिस भी हो सकता है। दूसरी चीज़ इसमें जो है स्किल की ज़रूरत होती है, और ये एक्सपेंसिव भी होता है। आईवी लगाना सबके बस की बात नहीं होती, प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रैक्टिस जो है इसके लिए चाहिए होती है। स्पेशली चिल्ड्रंस की मैं बात करूँ या फिर नियोनेट्स की मैं बात करूँ, उनमें वेन जो है वो विजिबल नहीं होती, वेन ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो जिस बंदे को एनाटमी फिजियोलॉजी का कंसेप्ट सही से आता होगा, खासकर एनाटमी, कहाँ पे वेन होगी, कहाँ उसको मतलब सारी चीज़ें पता होगी इसके बारे में, वेन्स के बारे में, तो वही मतलब एक स्किल्ड पर्सन ही जो है वो दे सकता है। ठीक है, ये एक्सपेंसिव भी होता है, और हम घर में भी जो है इसको यूज़ नहीं कर सकते, मतलब कि ये हॉस्टल बेस्ड प्रोसीजर होता है। घर में हम अगर यूज़ करेंगे तो इसका रिस्क जो है वो बढ़ सकता है। देन उसके बाद रिस्क ऑफ ओवरडोज भी होता है। ठीक है, क्योंकि ड्रग जो है वो डायरेक्टली ब्लड में जाता है। ठीक है ना, सारी ड्रग हम ब्लड में ही देते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा जो ड्रग होती है वो सारी जो है हम कहाँ पे डालते हैं? ब्लड स्ट्रीम में डालते हैं, तो यहाँ पे ओवरडोज होने का ज़्यादा चांस होता है। ज़्यादा डोज देना जो है वो फेटल हो सकता है, मतलब इस लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। से फॉर एग्जांपल मॉर्फिन ओवरडोज जो है उसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, अगर हमने उसको प्रिकॉशसली जो है वो नहीं लिया।
देन उसके बाद जो है हमने कहा ये ओवरडोज भी हो सकता है, नॉट सूटेबल फॉर ऑल, हर एक के लिए जो है सूटेबल नहीं होता। एल्डरली, चिल्ड्रन या फिर डिहाइड्रेटेड पेशेंट्स में जो है वेन ढूंढना बहुत टफ रहता है। तो इसीलिए जैसे चिल्ड्रंस हो गए, वीक वाले पेशेंट्स हो गए, उनमें हम ये रूट जो है वो प्रेफर नहीं करते। देन उसके बाद ड्रग्स कैन नॉट बी विड्रॉन, ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि हमने एक बार ड्रग दिया वो वापस आ सके। ऑरल की बात करूँ या IM की बात करूँ, उनमें कुछ एक्सटेंट तक जो है हम मेडिसिन एब्जॉर्ब होने से पहले रिवर्स तो कर सकते हैं, बट IV की अगर मैं बात करूँ, इंट्रावीनस रूट की अगर मैं बात करूँ, इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं होता। देन उसके बाद रिस्क ऑफ एयर एम्बोलिज्म, रिस्क ऑफ एयर एम्बोलिज्म मतलब कि अगर एक्सीडेंटली एयर जो है, हवा जो है सीरीज में चली गई, जिस सीरीज के थ्रू हम दे रहे हैं, अगर इस सीरीज में जो है हवा चली गई तो एम्बोलिज्म हो सकता है, दैट इज़ लाइफ थ्रेटनिंग। तो वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है पेशेंट्स के लिए। अब कुछ एग्जाम्पल जो हम इस रूट के थ्रू दे सकते हैं, बहुत हज़ारों हैं, मतलब मैं कितने बताऊं, यहाँ पे कुछ लिखे हैं मैंने, इनको याद रखना, ठीक है। अब इसमें नॉर्मल सलाइन जो फ्लूइड है, रिंगर लैक्टेट फ्लूइड है, ये हम इसके थ्रू दे सकते हैं, ठीक है। एज ये जो है एज फ्लूइड रिप्लेसमेंट होता है। डिहाइड्रेशन अगर किसी में होगी तो रिहाइड्रेट करने के लिए हम नॉर्मल सलाइन देते हैं, वो इसी रूट के थ्रू देते हैं। एंटीबायोटिक्स, सेफ्ट्रेक्सोन जैसे हो गया, ये इन्फेक्शन को ट्रीट करने, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए जो यूज़ होता है, तो वो भी इसी रूट के थ्रू दिया जाता है। एड्रेनलिन जो एमरजेंसी में शॉक कंडीशन में यूज़ होता है, तो वहाँ पर वो जो है IV रूट के थ्रू दिया जाता है। मॉर्फिन जो सीवियर पेन कंट्रोल के लिए यूज़ होता है, तो वो भी इसी रूट के थ्रू देते हैं। और शॉक कंडीशन में जब ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना होता है तो डोपामीन का यूज़ किया जाता है, वो इसी रूट के थ्रू दिया जाता है। देन उसके बाद कौन से ड्रग्स हम नहीं दे सकते, क्या कौन से ड्रग्स हम नहीं दे सकते, क्योंकि ये ड्रग्स, ठीक है ना, कौन से ड्रग्स हम नहीं दे सकते, ये जो ड्रग्स होते हैं, जो ऑयली बेस्ड होते हैं या सस्पेंशंस होते हैं, ये क्या करते हैं, ये वेन को ब्लॉक कर सकती हैं। ये जो सस्पेंशंस होते हैं, इनके पार्टिकल जो ब्लॉक वेन्स को ब्लॉक कर सकते हैं, या जो लंग्स होते हैं हमारे, उनमें एम्बोलिज्म जो है कर सकते हैं, है ना, क्लॉट की फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसलिए ये इस रूट के थ्रू हम ये ड्रग्स जो है वो नहीं देते। देन ड्रग्स विथ नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स। अब ये नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स का मतलब क्या होता है? नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स का मतलब होता है ऐसे ड्रग्स जिनका सेफ डोज और टॉक्सिक डोज का बीच का जो गैप होता है। सेफ डोज, मैंने कहा ऐसे ड्रग्स जिनका सेफ डोज और टॉक्सिक डोज का जो गैप होता है वो बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है। यानी अगर थोड़ा सा भी, है ना, यानी अगर थोड़ा सा भी डोज जो है वो ज़्यादा हो गया तो वो टॉक्सिक हो सकता है, और अगर थोड़ा भी कम डोज दिया तो थेरेप्यूटिक इफेक्ट नहीं आएगा, देयर इज़ डिज़ायर्ड इफेक्ट नहीं आएगा। इसीलिए जो ड्रग्स जिनका थेरेप्यूटिक इंडेक्स जो है वो नैरो होता है, बहुत छोटा होता है, तो इन ड्रग्स को हमेशा जो है वो मॉनिटर करके एक्यूरेट डोज में जो है वो देना पड़ता है। समझ आ गई? ठीक है। अब आपने याद क्या रखना है, सिंपल सी बात है, जिन ड्रग्स का नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स होता है उनको मॉनिटर करने के बगैर उन ड्रग्स को इस रूट के थ्रू नहीं देना। मतलब कि डोज में छोटी सी गलती से भी टॉक्सिसिटी हो सकती है, या फिर बॉडी के मेटाबॉलिज्म में थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। ड्रग इंटरेक्शन की वजह से भी जो है वो डेंजरस इफेक्ट जो हमने देखने को मिलते हैं इन ड्रग्स में। किन ड्रग्स में? जिनका थेरेप्यूटिक इंडेक्स जो है वो बहुत छोटा होता है, नैरो होता है, ठीक है। इसमें कुछ ड्रग्स के आप नाम भी याद रख सकते हो, जैसे हमारे पास डाइगॉक्सिन हो गया, लिथियम हो गया, जैसे लिथियम टॉक्सिसिटी भी होती है, या फिर फेनिटॉइन हो गया, फेनिटॉइन। तो ये ड्रग्स आपने याद रखना है, इनका नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स होता है। इनका क्या होता है? नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स, NTI, ठीक है, ये याद रखना। इन ड्रग्स का याद रखना कि इनका नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स होता है। देन उसके बाद ड्रग्स जो है वो ड्रग्स जो हेमोलाइसिस कॉज करते हैं उनको हम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि ये जो ड्रग्स होते हैं डायरेक्टली हम किस में देते हैं? ब्लड स्ट्रीम में देते हैं। यहाँ पे RBCs होते हैं। हेमोलाइसिस, हेमो मतलब RBCs, या ब्लड लाइसिस मतलब तोड़ना। तो यहाँ पे ब्लड में जाके जो ड्रग्स RBCs को ही तोड़ेंगे तो हम किस लिए चाहिए, हम क्यों देंगे? तो वो ड्रग्स हम नहीं दे सकते, क्योंकि ये RBCs को क्या करते हैं? तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, ब्रेक डाउन करते हैं। इसलिए यह ड्रग्स जो है इस रूट के थ्रू हम नहीं देते। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होंगी। फिर भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अब सुना यहाँ पे, अब हम बात करने वाले हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट पर ऑफन कंफ्यूजिंग रूट के बारे में, दैट इज़ इंट्रामस्कुलर रूट। इंट्रा मतलब विद इन, मस्कुलर मतलब मसल, रूट मतलब रास्ता। जब हम डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं ड्रग को किस में? मसल में, दैट इज़ इंट्रामस्कुलर रूट। मैं आपको इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ वो सुन लो, मैं क्या क्या एक्सप्लेन करूँगा। IM रूट क्या होता है, किस मसल में इंजेक्शन जो है वो लगता है, ड्रग बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब होती है, क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं, कौन कौन से ड्रग्स दिए जा सकते हैं और कौन से ड्रग्स कभी भी IM से नहीं देने चाहिए, सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा एग्जांपल्स के साथ। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इंट्रामस्कुलर रूट का मतलब होता है ड्रग को डायरेक्टली मसल के अंदर इंजेक्ट करना, जहां से वो ब्लड सप्लाई के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाती है। मतलब कि जहां पे ये जो, अगर हमने ये जो मसल है यहाँ पे हमने इंजेक्ट किया तो यहाँ पे इसके ब्लड वेसल्स होंगे, यहाँ पे ड्रग पहुँचा, उसके बाद ये ड्रग इस ब्लड वेसल में वहीं पर जो है क्या होती है? एब्जॉर्ब हो जाती है। दिस इज़ इंट्रामस्कुलर रूट। सिंपली ड्रग जो है, ये जो ड्रग है ये मसल में हम देते हैं। मसल में जब जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसके थ्रू क्या होता है? ये एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद ये चली जाती है सिस्टमिक सर्कुलेशन में, और उसके बाद टिश्यूज़ में ये जो है अपना
इफेक्ट दिखाती है। तो ये सिंपली आपको मैंने समझा दिया कि इसका क्या होता है, ये जो है ये रूट जो है कैसे काम करता है। ठीक है, अब कॉमन मसल्स यूज्ड फॉर IM इंजेक्शन कौन कौन सी होती हैं, ठीक है ना। और ये जो मसल्स होती हैं लार्ज स्केलेटल मसल होती हैं, याद रखना। सबसे पहले होती है ये जो ड्रग्स होती हैं हमारे पास, डेल्टॉइड मसल्स हम यूज़ कर सकते हैं, जो अपर आर्म मोस्टली एडल्ट्स के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है ना। और उसमें जो याद रखना, और एक वेंट्रोग्लूटियल भी होती है, कौन सी, वेंट्रोग्लूटियल साइड भी जो है हिप रीजन में जो प्रेजेंट होती है, उसमें कोई भी नर्व इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, सेफ होती है, तो ये साइड भी हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और डॉर्सोग्लूटियल आपको पता होगा, ठीक है ना, डॉर्सोग्लूटियल, ये इसके दो टाइप्स हैं, ग्लूटियस मसल है ना, इसके दो हैं, एक तो वेंट्रोग्लूटियल, दूसरा डॉर्सोग्लूटियल। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डॉर्सोग्लूटियल, ठीक है। डॉर्सोग्लूटियल मसल भी जो है, ये भी साइड जो है बटक्स में होती है, लेकिन ये रेयरली यूज़ की जाती है, रेयरली यूज़, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एक नर्व प्रेजेंट होती है जिसका नाम होता है सिएटिक नर्व, SCIATIC, सिएटिक नर्व जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्व होती है। जब आप बटक्स पे इंजेक्शन दे रहे हो, बटक्स पे जब आप इंजेक्शन दे रहे हो, वहाँ पे इस नर्व का इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको इंजेक्ट किया तो क्या होगा, नीचे वाला जो बॉडी पार्ट है ना, नीचे वाले लिम्स जो है वो कंप्लीटली पैरालाइज हो सकते हैं। तो वहाँ पे आपने ध्यान रखना है, जब आप डॉर्सोग्लूटियल साइड जो यूज़ कर रहे हो उस पर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दे रहे हो, वहाँ पे ये सिएटिक नर्व इंजरी जो है वो प्रिवेंट होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए, कि बहुत ज़्यादा ये जो है मुश्किल रहता है, ठीक है ना। और इसमें बाइसेप्स और ट्राइसेप्स भी यूज़ होती हैं, ठीक है, ये सारी मसल्स। और एक होती है दैट इज़ वास्टस लेटरालिस, कौन सी, याद रखना, वास्टस लेटरालिस मसल जो है ये भी यूज़ की जाती है, ये थाई में प्रेजेंट होती है, स्पेशली जब इन्फेंट्स या फिर चिल्ड्रंस की बात करते हैं, तो उनमें जो वेन हम यूज़ करते हैं, मसल जो हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ वास्टस लेटरालिस, चिल्ड्रन और इन्फेंट्स में, ठीक है। तो और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, नोट करके रखना, हमेशा जब आपको साइड चूज़ करनी होती है, साइड चूज़ करते वक्त आपने क्या करना है, आपने एज को कंसिडर करना है, आपने ड्रग वॉल्यूम को कंसिडर करना है, और क्या करना है, और आपने जो है जो मसल मास है उसको भी कंसिडर करना है, ठीक है। क्या क्या कंसिडर करना है, आपने एज कंसिडर करनी है, आपने ड्रग वॉल्यूम कंसिडर करना है, और आपने क्या करना है, और आपने मसल मास भी जो है वो कंसिडर करना है, ठीक है। अब सुनना, एडवांटेज की बात करते हैं, मतलब हम ये ड्रग देते हैं तो फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहली चीज़, फैट सॉल्युबल ड्रग्स जो है वो हम दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, जो फैट सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं उनका एब्जॉर्प्शन, क्योंकि मसल टिश्यूज़ में ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है, इसलिए जो है यहाँ पे फैट सॉल्युबल ड्रग्स जो है वो दे सकते हैं। फास्टर एब्जॉर्प्शन देन ऑरल और SC, है ना, जो ऑरल ड्रग्स होती हैं या सबक्यूटेनियस रूट होता है, ऑरल रूट होता है, इनके कंपैरिजन में देखें तो इसकी एब्जॉर्प्शन फास्ट होती है, क्योंकि इसमें ब्लड सप्लाई भी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे क्या पता चला कि अगर एमरजेंसी में आपको सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करना है पेशेंट का, तो वहाँ पे आप ये रूट जो है वो प्रेफर कर सकते हैं। और ऑयली ड्रग्स या फिर इरिटेटिंग ड्रग्स जो है वो इसमें सूटेबल होते हैं, क्योंकि मसल जो वो टॉलरेट कर पाती है। जैसे आपके पास आयरन डेक्स्टन हो गया, तो वो इरिटेटिंग ड्रग होता है, तो वो हम इस रूट के थ्रू दे सकते हैं। याद रखना, आयरन डेक्स्टन, तो वो इस रूट के थ्रू इजीली दे सकते हैं। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज। पहली बात, क्योंकि हम इसमें नीडल यूज़ की जाती है, नीडल इंजेक्ट करते हैं पेशेंट की मसल में, तो ये इसमें पेन हो सकती है, पेशेंट को हो सकती है, नहीं होती है। रिस्क ऑफ नर्व डैमेज होता है, क्योंकि मैंने अभी कहा जब आप डॉर्सोग्लूटियल मसल यूज़ कर रहे हो वहाँ पे सिएटिक नर्व को डैमेज होने का चांस होता है, तो वहाँ पे नर्व डैमेज होने का चांस है, क्योंकि पेशेंट पैरालाइज हो सकता है। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है, जिसकी वजह से हम नहीं दे सकते। अब इसमें कितना वॉल्यूम दे सकते हैं, लिमिटेड वॉल्यूम ही दे सकते हैं, ज़्यादा वॉल्यूम नहीं दे सकते एज़ कम्पेयर टू IV रूट के थ्रू हम बहुत ज़्यादा वॉल्यूम दे सकते हैं। इसके थ्रू हम 2 to 5 ml ओनली जो है वो वॉल्यूम दे सकते हैं ड्रग का। जो अब ये ड्रग अगर हम इंजेक्ट कर रहे हैं, जिस मसल में हम कर रहे हैं, वहाँ पे लोकल साइड इफेक्ट्स भी हमें जो है देखने को मिल सकते हैं। पहला, स्वेलिंग हो सकती है, एब्सेस फॉर्मेशन, पस फॉर्मेशन हो सकती है, और वहाँ पे हेमेटोमा की फॉर्मेशन भी जो है, ब्लड को वेसल में क्लॉट की फॉर्मेशन भी जो है, वहाँ पे एक लोकल हेमेटोमा की फॉर्मेशन भी जो है हो सकती है। हेमेटोमा का मतलब क्या होता है, हेमेटोमा होता है, हेमा मतलब ब्लड, टोमा मतलब क्या होता है, स्वेलिंग, क्लॉट या फिर कलेक्शन। मतलब सिंपली हम कह सकते हैं हेमेटोमा का मतलब होता है ब्लड का जमा हो जाना अंडर द स्किन या फिर टिश्यूज़। जब एक ब्लड वेसल जो है वो डैमेज हो जाती है, तब वहाँ पे ब्लड जो है वो कलेक्शन हो जाती है, ब्लड एक जगह पे जमा हो जाता है, स्किन के नीचे या टिश्यूज़ में जब ये जमा हो जाता है, तो वहाँ पे एक क्लॉट फॉर्मेशन होती है, तो उसी को हम वहाँ पे हेमेटोमा बोल सकते हैं। तो वहाँ पे हेमेटोमा भी जो है यहाँ पे हो सकता है, ये भी इसका एक साइड इफेक्ट हो सकता है। अब सुनो, यहाँ पे आप सुनना, कौन से ड्रग्स हम इस रूट के थ्रू दे सकते हैं। देखो एग्जांपल, कौन से ड्रग दे सकते हैं। टेटानस टॉक्साइड एक वैक्सीन होता है, जो हम टेटानस को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, वो इसी रूट के थ्रू दिया जाता है। डिक्लोफेनेक, जो पेन और इन्फ्लेमेशन होती है बॉडी में, तब हम यूज़ करते हैं, और इस रूट के थ्रू हम देते हैं, इंट्रामस्कुलर। सेफ्ट्रेक्सोन एक एंटीबायोटिक होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है, तो वो इसी रूट के थ्रू दिया जाता है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है पेशेंट में, इसी रूट के थ्रू दिया जाता है। और आयरन डेक्स्टन, अगर किसी को सीवियर एनीमिया है, तो इसी रूट के थ्रू आयरन डेक्स्टन भी जो वो दे सकते
हैं। और ड्रग्स जो हम नहीं दे सकते, कौन से ड्रग्स ऐसे होते हैं जो हम नहीं दे सकते? पहला इरिटेटिंग या फिर नेक्रोटाइजिंग ड्रग्स, और जो टिश्यूज़ को डैमेज करते हैं, ऐसे ड्रग्स जो टिश्यूज़ को क्या कर सकते हैं, उनको डैमेज कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड नेक्रोटाइजिंग ड्रग। जैसे डायज़ेपाम हो गया, इसीलिए हम उसको आईवी के थ्रू देते हैं, आईएम के थ्रू जो है वो नहीं दे सकते। जैसे दूसरा होता है डाइगॉक्सिन भी टिश्यू डैमेजिंग होता है, उसको भी हम इसके थ्रू नहीं दे सकते। उसके बाद लार्ज वॉल्यूम सोल्यूशन जैसे आईवी फ्लूइड्स, वो भी नहीं दे सकते। और एंटीकोगुलेंट, चूंकि ये ब्लीडिंग की रिस्क को बढ़ा सकते हैं, जैसे हेपेरिन हो गया, तो वो इस रूट के थ्रू हम नहीं दे सकते, ठीक है ना, क्योंकि ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ा देते हैं। इसीलिए हम उसको सबक्यूटेनियसली जो है एससी मतलब सबक्यूटेनियसली इनस्टेड हम जो है उसको प्रेफर करते हैं। समझ आ गया होगा? ठीक है, अब सुनना यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमारा टॉपिक है सबक्यूटेनियस रूट, ठीक है, सबक्यूटेनियस रूट। इससे पहले हमने ओरल रूट पढ़ा, हमने रेक्टल रूट पढ़ा, हमने इंट्रावीनस रूट पढ़ा, हमने इंट्रामस्कुलर रूट पढ़ा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको पहले देख लेना, ठीक है ना, क्योंकि वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉमनली वही रूट जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो अब हम सीखेंगे सबक्यूटेनियस रूट जो है उसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इसमें मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, डेफिनेशन बताऊंगा, स्किन की लेयर्स कौन सी होती है, कौन से कॉमन साइट्स हम यूज़ करते हैं, कहाँ पे हम इंजेक्शन देते हैं, कॉमन ड्रग्स कौन सी होती हैं जो हम एससी के थ्रू देते हैं, एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखना, एक भी जो है पॉइंट मिस नहीं करना, ताकि जो है अच्छे से आपको ये रूट जो है समझ आ सके, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, सबक्यूटेनियस रूट होता क्या है। सबक्यूटेनियस रूट एक पेरेंटल रूट है, जो मैंने बता दिया था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पहला एंटीरियल था, पेरेंटल था। तो पेरेंटल में हमने इंट्रावीनस पढ़ लिया, इंट्रामस्कुलर पढ़ लिया। अब सबक्यूटेनियस भी क्या है, एक पेरेंटल रूट है। क्या है? एक जिसमें हम जीआई ट्रैक्ट को क्या करते हैं, बाईपास करते हैं, जिसमें मेडिसिन को डायरेक्टली स्किन के नीचे एक स्पेसिफिक लेयर में इंजेक्ट किया जाता है। और इसका पर्पस होता है, जो ड्रग होता है, जो हम ड्रग देते हैं इस सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू, उसका स्लो और स्टेडी एब्जॉर्प्शन चल सके, एक कांस्टेंट रेट पे ये ड्रग को जो है एब्जॉर्ब कराता है, ठीक है। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल, जब हमें पेशेंट को इंसुलिन देना होता है ना, पेशेंट को जब हम इंसुलिन देते हैं तो हम क्या करते हैं, सबक्यूटेनियस रूट जो है वो प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो मेडिसिन ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे ब्लड में जाता है, ठीक है। अब इसका देखना, यहाँ पे ये ड्रग है, हमारा ड्रग जो है सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू जब हमें ड्रग को देना होता है, तो सबक्यूटेनियस टिश्यू में हमने इसको जब एडमिनिस्टर कराते हैं, उसी को हम सबक्यूटेनियस रूट बोलते हैं। अब ये सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है क्या, देखना यहाँ पे एक स्किन आप इमेजिन करो, ये स्किन है, स्किन के डिफरेंट लेयर्स हैं। ये एपिडर्मिस, सबसे ऊपरी वाली लेयर एपिडर्मिस होती है, उसके नीचे जस्ट नीचे डर्मिस लेयर होती है, ठीक है। देन उसके बाद होती है सबक्यूटेनियस टिश्यू, जिसमें हमने इस ड्रग को देना है, जो सबक्यूटेनियसली हमने देना है। और ये उसके नीचे जो है मसल होती है हमारी। देख, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, सबक्यूटेनियस टिश्यू कहाँ पे होता है, इट इज बिलो द डर्मिस एंड अबो द मसल, बिलो द डर्मिस, इसीलिए इसको हाइपोडर्मिस भी कहा जाता है, हाइपोडर्मिस, क्योंकि ये हाइपो मतलब होता है बिलो, डर्मिस मतलब डर्मिस के नीचे, ठीक है। तो ये बिलो द डर्मिस है, बट अबो द मसल, मसल के ऊपरी वाले हिस्से में है, इसीलिए इसको हाइपोडर्मिस बोला जाता है। सबक्यूटेनियस टिश्यू भी बोला जाता है या फिर हाइपोडर्मिस बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें हम ड्रग को इंजेक्ट करते हैं। देखो, जितनी ज़्यादा ये सबक्यूटेनियस टिश्यू ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा एंगल को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये थिकनेस जितनी ज़्यादा होगी, ये थिकनेस जितनी ज़्यादा होगी, उतना हमने एंगल को ज़्यादा बढ़ाना है। तो इसका एंगल जो है वेरी करता है, 45 डिग्री इसका मिनिमम एंगल होता है, और ये वेरी करता है 90 डिग्री तक, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबक्यूटेनियस टिश्यू जो होता है, इसमें 45 डिग्री एंगल से हम स्टार्ट करते हैं, और जितना ज़्यादा ओबीस पर्सन होगा, जितना ज़्यादा उसमें फैट होगा, तो ये नीडल जो है इसको हमने 90 डिग्री की तरफ लेना पड़ेगा, ताकि ये इंजेक्शन जो है, ये नीडल जो है सबक्यूटेनियस टिश्यू में आ सके, इसीलिए हम इस फिर एंगल को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो है इसमें आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, इट इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिकेशन इनटू द लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम सबक्यूटेनियस टिश्यू बोलते हैं, बिटवीन द स्किन एंड द मसल, बिटवीन द स्किन एंड द मसल, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में हम इंजेक्शन को स्किन और मसल के बीच वाली फैटी लेयर, जिसको हम सबक्यूटेनियस टिश्यू बोलते हैं, उसमें देते हैं। इस लेयर को सबक्यूटेनियस टिश्यू जो है वो बोला जाता है, और इसी में हम इस द मेडिसिन को जो है एडमिनिस्टर कराते हैं। अब इसमें कौन से साइट्स होते हैं जहाँ पे हम देते हैं, अपर आर्म जो होती है उसके आउटर एस्पेक्ट पे हम दे सकते हैं, इसके आउटर एस्पेक्ट में हम दे सकते हैं, बाहर वाले हिस्से पे दे सकते हैं। दूसरा, एब्डोमेन में अम्बिलिकस के अराउंड 2 इंच दूर देना है ना, 2 इंच आपने देखना है, अम्बिलिकस से दूर होना चाहिए, है ना, अम्बिलिकस के अराउंड होता है, और 2 इंच थोड़ा दूर होना चाहिए। एंटीरियर थाई भी यूज़ की जाती है, यहाँ पे एंटीरियर, फ्रंट वाली एंटीरियर थाई, फ्रंट वाली थाई जो होती है उस पर हम लगा सकते हैं। अपर बैक बिलो द स्कैपुला दे सकते हैं, और बटक्स पे भी दिया जाता है, अपर आउटर क्वाड्रेंट में, ठीक है। बटक्स भी याद रखना, ठीक है, वो लिख लेना खुद ही बटक्स में, लेकिन कौन सा, अपर आउटर, बाहर वाला क्वाड्रेंट, ठीक है। देन उसके बाद एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, एक चीज़ मैं आगे भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे भी याद रखना, जो साइट होती है, जिस साइट पे हम ये ड्रग देते हैं, है ना, ये इंजेक्शन देते हैं, उसको रोटेट करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ताकि लिपोडिस्ट्रॉफी से बचाया जा सके। लिपोडिस्ट्रॉफी, लिपो मतलब फैट, डिस्ट्रॉफी मतलब उसका डिग्रेड होना, खत्म होना, है ना। वहाँ पे जिस साइड पे हम दे रहे हैं उसको रोटेट करना जरूरी है। अगर हमने एक ही जगह पे बार बार इंजेक्शन दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन दे रहे हैं, तो बार बार एक ही साइड पे देंगे, तो वहाँ का जो फैट होता है वो पूरी तरीके से डिग्रेड हो जाता है, उससे मतलब कि वहाँ से लॉस हो जाता है। इसीलिए इस साइड को कंटिन्यूसली हमने जो है क्या करना होता है, रोटेट करना होता है। ये पॉइंट याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है।
ना उसके बाद कौन से ड्रग्स दे सकते हैं, जैसे इंसुलिन हम देते हैं डायबिटीज़ के लिए, हिपैरिन जो एंटीकोगुलेंट होता है, ब्लड थिनिंग एजेंट भी जिसको कहा जाता है, जो कि कोगुलेशन से बचाता है, ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है, ठीक है ना, तो वो भी इसी रूट के थ्रू दिया जाता है। और वैक्सीन जैसे मीजल्स, मम्प्स एंड रूबेला वैक्सीन है ना, MMR वैक्सीन जिसको कहा जाता है, तो ये वैक्सीन भी इसी रूट के थ्रू दिया जाता है। ना कौन से ड्रग्स नहीं देने हैं, पहला इरिटेटिंग ड्रग्स जैसे डायज़ेपाम हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, फेनिटोइन हो गया, ये क्या करते हैं, इरिटेट करते हैं टिश्यू को, क्या करते हैं, डिग्रेड कर सकते हैं टिश्यू की, जो है नेक्रोसिस कर सकते हैं, तो इसलिए ये ड्रग्स इस रूट के थ्रू नहीं दिए जाते। ऑयली प्रेपरेशन नहीं देनी है। हाइपरटोनिक सोल्यूशन जैसे 10% डेक्सट्रोस हो गया, हाइपरटोनिक सलाइन हो गया, ये सब क्या करते हैं, ये वाटर को खींचते हैं। फैटी लेयर जो है उसमें जो सेल्स होते हैं, अगर उनसे वाटर को खींचेंगे तो क्या होगा, वो सेल जो वो श्रिंक हो जाएंगे, वो डिहाइड्रेट हो जाएंगी, तो जब श्रिंक हो जाएंगे तो क्या होगा, उन सेल्स की डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए इन ड्रग्स को भी हम, हाइपरटोनिक सोल्यूशंस को भी हम नहीं देते। अब कुछ एडवांटेजेस हम ये क्यों देते हैं, फ़ायदे क्या है, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल है, पेशेंट खुद लगा सकता है, जैसे आप इंसुलिन लगाते हैं खुद घर पे, तो वहाँ पे आपने दादी दादा को देखा होगा, या नॉर्मली इंसान जो है वो देते हैं, तो वहाँ पे वो खुद लगा सकते हैं। स्लो एंड स्टेडी एब्जॉर्प्शन होती है, कॉन्स्टेंट रेट पे जो है इस ड्रग की एब्जॉर्प्शन होती है। ये इसका एक डिसएडवांटेज भी हो सकता है, क्योंकि एमरजेंसी में हम इन ड्रग्स को, इस रूट को यूज़ नहीं कर सकते। लेस पेनफुल होता है देन IM इंजेक्शन, क्योंकि ये लेस पेनफुल क्यों होता है, क्योंकि IM इंजेक्शन के कंपेरिजन में इसकी नीडल जो है बहुत छोटी होती है, इसलिए ये पेनफुल नहीं होता, ठीक है। देन डिसएडवांटेज, एब्जॉर्प्शन इसकी स्लो रहती है, ठीक है ना, स्लो एंड स्टेडी एब्जॉर्प्शन रहती है, इमरजेंसी में यूज़ नहीं किया जा सकता, इसको इमरजेंसी में हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ओनली लिमिटेड वॉल्यूम दे सकते हैं, जैसे कि आपको लिखा है यहाँ पे 0.5 to 1 ml ओनली हम दे सकते हैं, ज़्यादा वॉल्यूम हम नहीं दे सकते, क्योंकि टिश्यू टॉलरेट वहाँ पे नहीं करेगा, ये जो सबक्यूटेनियस टिश्यू टॉलरेट नहीं कर सकता इससे ज़्यादा वॉल्यूम। और लिपो डिस्ट्रॉफी जो मैंने पहले ही बताया, लिपो मतलब फैट, डिस्ट्रॉफी मतलब डिग्रेड हो जाना, वहाँ पे रिपीटेड इंजेक्शन की वजह से, अगर हम रिपीटेडली एक ही साइड पर इंजेक्शन देते हैं तो वहाँ पर लिपो डिस्ट्रॉफी हो सकती है, वहाँ का फैट जो वो गायब भी हो सकता है, लॉस हो सकता है, इसलिए हमने साइट रोटेशन जो है वो वहाँ पर करनी पड़ती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इस के बारे में जो मैंने पहले भी बताया था, एंगल ऑफ सबक्यूटेनियस रूट। सबक्यूटेनियस रूट हम जब लेते हैं तो हमने एंगल जो है फैटी टिश्यू के हिसाब से देना है, मतलब कि मोटापा देखना है। अगर थिन पर्सन है, अगर एक पतला पर्सन है, उसमें फैट भी कम होगा तो एंगल कम होगा 45 डिग्री। अब जितना ज़्यादा मोटापा होगा, जितना ज़्यादा ओबीस पर्सन होगा, उस हिसाब से आपने एंगल को बढ़ाना है, तो आपको 90 डिग्री तक ले जाना है। जितना ज़्यादा होगा, अगर मैक्सिमम होगा तो 90 डिग्री, और मतलब इसके बीच में होगा तो थोड़ा थोड़ा कम कर सकते हैं। तो ओबीस पर्सन में 90 डिग्री होता है, और ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू बॉडी फैट। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी। अब सुना ज़रा, सबलिंगुअल रूट, ठीक है। सबलिंगुअल रूट का मतलब होता है ड्रग्स को जब हम टंग के नीचे रखते हैं, जुबान के नीचे रखते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सबलिंगुअल रूट बोलते हैं। सब का मतलब होता है अंडर, मतलब किसी चीज़ के अंडर, एंड लिंगुअल यहाँ पे कोई चीज़ क्या है, टंग, टंग के अंदर, टंग के नीचे जब हम ड्रग्स को प्लेस करते हैं, दैट इज़ नोन एज सबलिंगुअल रूट, ठीक है। अब यहाँ पे ड्रग्स को कहाँ पे रखा जाता है, अंडर द टंग, और एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, थ्रू द सबलिंगुअल म्यूकोसा। जो टंग होती है हमारी, टंग के नीचे जो है हमारे पास सबलिंगुअल म्यूकोसा होता है। क्या होता है, म्यूकोसल लेयर होती है। क्या होती है, म्यूकोसल लेयर होती है। और म्यूकोसल लेयर में क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं, उसके नीचे, जस्ट नीचे ब्लड वेसल्स होती हैं। तो उसी में जो है हमारा ड्रग जो है वहाँ पे फास्ट एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल, वेस्कुलराइजेशन जो है बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे हमारा ड्रग जो है एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। हमने क्या कहा, सबलिंगुअल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, ऐसा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है जहाँ पे हम ड्रग्स को कहाँ पे प्लेस करते हैं, अंडर द टंग। और अंडर द टंग जो है वहाँ पे सबलिंगुअल म्यूकोसा के थ्रू ड्रग्स जो है वो ब्लड स्ट्रीम में चली जाती हैं, और फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली जाती हैं और अपना इफेक्ट दिखाती हैं। तो ये होता है सबलिंगुअल रूट, ठीक है। अब यहाँ पे एडवांटेज क्या होते हैं, फास्ट एक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली ड्रग्स जो वो चली जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे फास्ट एक्शन क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता, ड्रग जो है वो लिवर में नहीं जाती, इसीलिए फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड होता है, और इसका फास्टेस्ट एक्शन होता है। और इसमें जो है चूंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड होता है, ड्रग जो है कम, जितना हम ड्रग देते हैं सारी ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, उसमें कोई भी लॉस नहीं होता, इसलिए स्मॉल डोज ही जो हमारी सफिशिएंट होती है। और ये ड्रग, ये जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है, टॉलरेबल होता है और नॉन इन्वेजिव होता है, क्योंकि पेशेंट को जो है क्या नहीं करना होता, इसमें पेशेंट को हम प्रिक नहीं करते, पेशेंट को सुई नहीं लगाते, इस वजह से टॉलरेबल, अच्छे से पेशेंट टॉलरेट कर पाता है। और ये इमरजेंसी के लिए भी जो है सूटेबल होता है, जैसे हार्ट अटैक के टाइम हम मेडिसिन देते हैं, माइग्रेन, सीवियर हेडेक में जब हम पेशेंट्स को ड्रग्स देते हैं, या फिर सीवियर वॉमिटिंग होगी पेशेंट को, तब हम इस रूट का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये इमरजेंसी में हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें वेस्कुलेचर बहुत अच्छी होती है, वहाँ पे ड्रग जल्दी से एब्जॉर्ब होकर हमें इफेक्ट दिखाता है, ठीक है। देन उसके बाद कुछ डिसएडवांटेज भी पड़ते हैं इसके, क्यों नहीं दे सकते कुछ ही ड्रग्स, क्योंकि हम इस रूट के थ्रू दे सकते हैं, सारे ड्रग्स जो है वो सबलिंगुअली हम नहीं दे सकते।
वो ड्रग्स जो इरिटेंट होती है, बिटर ड्रग्स होती हैं, जिनका टेस्ट अच्छा नहीं होता, तो वो उनमें भी पेशेंट जो है वो अवॉइड करना चाहते हैं। तो इसलिए भी ये भी एक डिसएडवांटेज होता है इसका। और उसके बाद ये अगर माउथ जो है वो ड्राई होता है या फिर म्यूकोसल डिजीज़ होती हैं, कोई भी डिजीज़ होती है माउथ में, तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन, ड्रग एब्जॉर्प्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इस वजह से भी हम ये रूट जो है अवॉइड करते हैं। नाउ कौन से ड्रग्स ऐसे हैं जो हम इस रूट के थ्रू दे सकते हैं, ठीक है, कौन से दे सकते हैं? से फॉर एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट नाइट्रोग्लिसरीन, आपको पता होगा। अगर आपको या फिर पेशेंट को एंजाइना होता है, एंजाइना मतलब चेस्ट पेन, जब सीवियर चेस्ट पेन होती है तब हम यही रूट जो है प्रेफर करते हैं नाइट्रोग्लिसरीन के लिए, ठीक है, जो कि एंजाइना को, चेस्ट पेन को क्या करता है, ट्रीट करता है। उसके बाद बुप्रीनॉर्फिन, बुप्रीनॉर्फिन ड्रग होता है जो कि सीवियर पेन मैनेजमेंट में यूज़ होता है या फिर डी एडिक्शन में यूज़ होता है, उसके लिए भी हम यही रूट जो है वो प्रेफर करते हैं। देन ऑन्डोस्टेरोन, आपको पता होगा, ऑन्डम जिसको बोला जाता है कॉमनली, तो ये वॉमिटिंग को कंट्रोल करता है, और इसको अगर सीवियर वॉमिटिंग होगी तो उसमें हम यही रूट जो है वो प्रेफर करते हैं। देन उसके बाद आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट, जो कि हार्ट फेलियर में यूज़ होता है, उसको भी हम, क्योंकि ये मेडिकल इमरजेंसी है, वहाँ पे भी हम यही रूट जो है वो प्रेफर करते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अर्गोटामाइन, बहुत सारी ड्रग्स होती हैं, मैंने कुछ लिखी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अर्गोटामाइन जो माइग्रेन सीवियर हेडेक में यूज़ होता है, तो वो भी जो है इसी रूट के थ्रू दिया जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट सुनना, कैसे ड्रग जो है एब्जॉर्ब हो जाता है, कहाँ से कैसे ड्रग देते हैं, वो थोड़ा सा पाथ बताया मैंने ड्रग का। यहाँ पे ड्रग को हम रखते हैं टंग के नीचे, टंग के नीचे होता है वेस्कुलर मेम्ब्रेन या फिर ब्लड वेसल्स होती है बहुत ज़्यादा, तो उन ब्लड वेसल्स का जो वेस्कुलर मेम्ब्रेन होता है उसके थ्रू ये एब्जॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि ये थिन होता है, वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाता है, और वहाँ पे एब्जॉर्ब होकर ये कहाँ पे चला जाता है, जुगुलर वेन में, जो कि डायरेक्टली जो है इसको हार्ट तक ले जाती है, और हार्ट के थ्रू ये चला जाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में। जब ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में ये चला जाता है, तो उसके बाद इसका डायरेक्टली इफेक्ट आता है, और ये लिवर में नहीं चला जाता। ये ड्रग जो है पहले डायरेक्टली जो है लिवर में नहीं जाता, इस वजह से जो हमारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है वो अवॉइड होता है। इसीलिए इसका जो है हम इमरजेंसी में यूज़ करते हैं। क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी में इस ड्रग का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। अब सुना यहाँ पे ट्रांसडर्मल रूट। क्या होता है ट्रांसडर्मल रूट? ट्रांसडर्मल रूट एक ऐसा तरीका होता है, एक ऐसा मेथड होता है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसमें हम ड्रग्स को स्किन के जरिए ब्लड स्ट्रीम में पहुँचाते हैं, जिसमें हम ड्रग्स को स्किन के जरिए ब्लड स्ट्रीम में पहुँचाते हैं। और इसके लिए एक स्पेशली डिज़ाइनड जो है पैचेस होती हैं, जिनको हम ट्रांसडर्मल पैचेस बोलते हैं, जो कि स्किन पे अप्लाई किए जाते हैं, है ना। ट्रांसडर्मल पैचेस को स्किन पे अप्लाई करते हैं, और इनके थ्रू ड्रग्स का स्लो एंड स्टेडी ड्रग जो है वो रिलीज होता है, कॉन्स्टेंटली ड्रग जो है वो रिलीज होती रहती है। क्या एडवांटेजेस होते हैं इसके? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अवॉइड होता है, पेशेंट फ्रेंडली होता है, क्योंकि इसमें नीडल यूज़ नहीं होती, पेन भी नहीं होती, और इसमें ड्रग जो वो कॉन्स्टेंटली जो है वो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता जाता है। अब इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं? ड्रग्स जिनमें लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे वो नहीं दिए जाते। सी फॉर एग्जाम्पल इसमें हम इंसुलिन या फिर एंटीबायोटिक्स लाइक वैंकोमाइसिन जो है वो नहीं दे सकते, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने क्या याद रखने, कौन से एग्जाम्पल्स आपने याद रखने वो सुनना। यहाँ पे आते हैं नाइट्रोग्लिसरीन पैच, है ना। अगर किसी को एंजाइना हो रहा है, एंजाइना पेक्टोरिस हो रहा है, चेस्ट पेन, सीवियर चेस्ट पेन हो रही है, तो वहाँ पे भी हम नाइट्रोग्लिसरीन पैच जो है वो चेस्ट पे यूज़ करते हैं। चेस्ट पे डायरेक्टली हम क्या करते हैं, ये नाइट्रोग्लिसरीन पैचेस जो है वो अप्लाई करते हैं, ताकि एंजाइना पेक्टोरिस को ट्रीट किया जा सके। निकोटिन पैचेस आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, निकोटिन पैच जो स्मोकिंग सीजेशन में यूज़ किया जाता है, ताकि उन पर्सनस में जो कि स्मोकिंग एडिक्ट होते हैं, जिनको नशा बहुत ज़्यादा एडिक्शन होती है स्मोकिंग की, तो जब हम उनको हॉस्पिटलाइज करते हैं, डी एडिक्शन सेंटर्स में लेते हैं, तो वहाँ पे उनको निकोटिन पैचेस लगाए जाते हैं, ताकि इनको जो अर्ज होती है स्मोकिंग की वो खत्म किया जाए। धीरे धीरे इनको एक साथ ही अगर हम इनको क्या करेंगे, इनको डायरेक्टली मतलब हम एक साथ ही रोकेंगे स्मोकिंग को, तो इनमें क्या हो सकता है, इनमें विड्रॉल सिम्टम्स आ सकते हैं। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, इसी को विड्रॉल सिम्टम्स को प्रिवेंट करने के लिए इनको निकोटिन पैच दिया जाता है, ताकि वो कॉन्स्टेंटली जितना इनकी बॉडी को चाहिए उतना नहीं कि जिससे फिर इनको प्रॉब्लम हो, उतना ज़्यादा नहीं दिया जाता। एक कॉन्स्टेंट अमाउंट में इनको ये ड्रग जो है, ये निकोटीन जो है प्रोवाइड करता है, ताकि इनको हार्म भी ना हो, और ये एडिक्शन जो है इसको धीरे धीरे जो है वो ठीक किया जा सके। देन फेंटेनिल पैचेस भी आते हैं, जो कि सीवियर पेन मैनेजमेंट में यूज़ होते हैं। और स्कोपोलामिन पैचेस, अगर किसी को मोशन सिकनेस होती है, फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत ज़्यादा टाइम जब बहुत सफ़र में होता है, तब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, 90% लोग ऐसे होते हैं जिनको मोशन सिकनेस होती है, चलने की वजह से उनको प्रॉब्लम, चलने की वजह से नहीं, गाड़ी में जब होते हैं तो उनको मोशन सिकनेस होती है, तो वहाँ पे भी स्कोपोलामिन पैचेस यूज़ किए जाते हैं, ताकि मोशन सिकनेस को प्रिवेंट किया जा सके। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। आप सुनना यहाँ पे नेजल इनहेलेशन। नेजल इनहेलेशन एक ऐसा मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है ड्रग्स का, जिसमें हम ड्रग्स को नोज के थ्रू इनहेल कराते हैं, और इसके थ्रू ये डायरेक्टली ड्रग जो है नेजल म्यूकोसा में एब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है, या फिर लंग्स में चली जाती है। अगर ब्लड स्ट्रीम में चली जाएगी तो सिस्टमिक इफेक्ट्स आएंगे, अगर लंग्स में चली जाएगी तो लोकल रेस्पिरेटरी इफेक्ट्स आएंगे। फिर से रिपीट करता हूँ, नेजल इनहेलेशन एक ऐसा मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है ड्रग्स का, जिसमें ड्रग्स को नोज के थ्रू इनहेल कराया जाता है, और नोज में चूंकि नेजल म्यूकोसा होता है, मतलब कि मॉइस्ट लाइनिंग होती है, जिसके थ्रू ड्रग जो है
एब्जॉर्ब हो जाती है डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम या फिर लंग्स में। अब अगर ब्लड स्ट्रीम में चली जाएगी तो वो सिस्टमिक इफेक्ट दिखाएगी, या फिर अगर लंग्स में चली जाएगी ड्रग तो लोकल रेस्पिरेटरी इफेक्ट्स आएंगे। नाउ एडवांटेज ऑफ नेजल इनहेलेशन, क्यों देते हैं ड्रग्स, फायदे क्या हैं? सबसे पहली चीज़, क्योंकि इसमें फास्ट एक्शन होता है, क्योंकि ड्रग जो है डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है तो फास्ट एक्शन होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड होता है, लोकल और सिस्टमिक इफेक्ट्स जो है दोनों मिलते हैं, नॉन इन्वेजिव होता है, नीडल फ्री होता है, क्योंकि हम इसमें नीडल कोई भी यूज़ नहीं करते, पेशेंट को प्रिक नहीं करते, इसलिए नॉन इन्वेजिव, नीडल फ्री होता है, तो इसमें इन्फेक्शन के चांसेस भी जो है बहुत कम रहते हैं। ठीक है, अब डिसएडवांटेज क्या होंगे, क्यों नहीं कर सकते यूज़? नेजल इरिटेशन या फिर स्नीजिंग हो सकती है ड्रग यूज़ करते टाइम, जिससे ड्रग जो है वो क्या हो सकती है, वो ज़ाया हो सकती है, उसकी इफेक्टिवनेस कम हो सकती है। शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन एक्शन होता है तो फ्रीक्वेंटली हमने ड्रग को देना पड़ता है, इसलिए भी हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। नीड्स प्रॉपर टेक्निक, क्योंकि इसमें प्रॉपर टेक्निक की ज़रूरत होती है, ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है, इसमें एक ट्रेनड पर्सन ही जो है इस ड्रग को दे सकता है। ठीक है, देन नॉट सूटेबल फॉर ऑल ड्रग्स, क्योंकि कुछ ही ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कि हम इस रूट के थ्रू दे सकते हैं, इस वजह से भी हम इस रूट को जो है अवॉइड कर सकते हैं। अब सुनना यहाँ पे टाइप्स ऑफ नेजल इनहेलेशन डिवाइसेस विद एग्जांपल्स। यहाँ पे सुनना, यहाँ पे नेजल इनहेलेशन डिवाइसेस हैं, कौन सी कंडीशन में यूज़ होते हैं और ड्रग कौन सा होता है। नेजल ड्रॉप, सबसे पहला नेजल ड्रॉप्स होते हैं, आपको पता होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है ना, बहुत आसान है। नेजल ड्रॉप्स होते हैं जो कि नेजल कंजेशन में यूज़ होते हैं, अगर किसी की नाक बंद है तो वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, और इसमें ड्रग कौन सा होता है, ज़ाइलोमेटाजोलिन। ठीक है, दूसरा नेजल स्प्रेज यूज़ किए जाते हैं जो कि एलर्जिक रेनाइटिस मतलब एलर्जिक रिएक्शन में यूज़ होते हैं, नाक जो है वो बह रही होती है पेशेंट की कंटिन्यूसली, तो वहाँ पे नेजल स्प्रेज यूज़ किए जाते हैं, और इसमें ड्रग जो है फ्लूटिकेसोन यूज़ होता है। देन थर्ड मेथड डोज इनहेलर, मोस्ट कॉमन यही होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी यही होता है, ठीक है ना। मेथड डोज इनहेलर, MDI के नाम से जिसको हम जानते हैं, जो कि एस्थमा में यूज़ होता है, और इसमें ड्रग जो है साल्बुटामॉल कॉमनली यूज़ होती है। देन उसके बाद ड्राई पाउडर इनहेलर्स यूज़ होते हैं, इसमें ड्राई पाउडर होती है, वो हम COPD को क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ में यूज़ करते हैं, और एस्थमा में भी यूज़ किया जाता है, उसमें रोटा कैप्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। देन उसके बाद नेबुलाइजर्स आपको कॉमनली पता होगा, ये सीवियर रेस्पिरेटरी डिजीज़ में यूज़ किए जाते हैं, ARDS में यूज़ किए जाते हैं, और इसमें ड्रग जो है वो ब्यूडिसनाइड दी जाती है। ठीक है, आप सुना यहाँ पे